गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपने इंटरनल ऑडिट का टॉपिक बड़ा अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर इंटरनल ऑडिट का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज आप या इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज इसका अपन नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो इंटरनल ऑडिट का लिमिटेशन क्या है, यानी उनकी सीमाएँ क्या है। उसके बाद में अपना इंटरनल ऑडिट का टॉपिक बड़ा कंप्लीट होता है, यानी एग्जाम पर्पज से अपना इतना ही इसको प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर उसका मीनिंग, उसके जो मेन फीचर्स, एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट दे रखा अपना वो है वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, यानी बहुत खर्चीली प्रणाली या अत्यधिक खर्चीली प्रणाली जिसको अपन बोल सकते हैं। यानी जो इंटरनल ऑडिट का मतलब तो आप समझ गए कि जो काम, जो अकाउंट से रिलेटेड वर्क है, अकाउंट डिपार्टमेंट ने कंप्लीट कर दिया, उस काम को चेक करने के लिए एक इंटरनल ऑडिटर का डिपार्टमेंट बनाया जाता है या इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। वो इंटरनल ऑडिट क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है कि वो जितने भी अकाउंटिंग वर्क जो उसके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ ने किए हैं, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ ने किए हैं, उसको चेक करता है। और जब चेक करेगा तो उसी काम को चेक कर रहा है जिस काम को पहले उसके एम्प्लॉयज़ ने, यानी उस कंपनी के, उस कंसर्न के एम्प्लॉयज़ ने उस वर्क को कर दिया। तो एक प्रकार से एक ही कार्य को करने के लिए अपने को डबल स्टाफ रखना पड़ रहा है, यानी पहले तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनको अपॉइंट कर रखा है, और उसके बाद में इंटरनल ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिटर प्लस उसके जो स्टाफ को अपने अपॉइंट कर रखा है। तो एक प्रकार से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी जो एक्सपेंसेस है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो डबल हो जाते हैं, अत्यधिक हो जाते हैं। इसलिए इसको एक अत्यधिक खर्चीली प्रणाली यानी वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम माना गया है। यानी एक ही काम को करने के लिए आपने कितने व्यक्ति रख रखे हैं, 2 व्यक्ति, यानी प्रत्येक कार्य के लिए 2 व्यक्तियों का अपॉइंट कर रखा है। तो इसलिए उसके अंदर जो एक्सपेंसेस है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो पहला इसका डीमेरिट है कि एक्सपेंसेस जो है, इसके अंदर एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उस अकाउंट से रिलेटेड काम को करने के लिए अपने एक नहीं 2 डिपार्टमेंट रख रखे हैं सेम टाइप के, और उससे जो एक्सपेंसेस है वो डबल हो जाता है। तो एक्सपेंसिव सिस्टम है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये देखिए पहले अपने बड़ा डिस्कस किया था इसके अंदर कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एक एक्सपीरियंस वाला सीनियर जो एम्प्लॉई है वो होता है संस्था के अंदर, जिसको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, उसमें वर्क करते हुए, और उस फील्ड का उसको एक्सपीरियंस है। इससे पहले की क्लास में बताया था कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका सुपरवाइजर भी हो सकता है, उसका अकाउंटेंट भी हो सकता है, उसका कोई इंजीनियर भी हो सकता है, या कोई उसका लॉयर भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट हो। लेकिन यदि कंपनी चाहे तो वो चार्टेड अकाउंटेंट को रख सकती है, ये इसके अंदर अपवाद भी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, हो सकता है लेकिन होना जरूरी नहीं है, ये इसके अंदर दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, यानी उसने ICAI का जो कोर्स है उसको नहीं किया, यानी CA नहीं किया उसने, तो उस स्थिति के अंदर उसने एक प्रकार से प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन जो अपन बोलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए वो नहीं है, और ना ही उसको उस लेवल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है वो अलग अलग कंसर्न में जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम फेस करता है, अलग अलग उसके अंदर फ्रॉड, एरर वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी उसका नहीं होता है। तो इसके अंदर सेकंड जो इसका डीमेरिट्स है वो अपन ये बता सकते हैं कि उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, यानी एक पेशेवर जो योग्यता होनी चाहिए वो नहीं होती उसके पास, और ना ही उस लेवल का उसका एक्सपीरियंस होता है, तो इसका अभाव होता है। ये पॉइंट अपन इस सेकंड पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट वर्किंग इज नॉट पॉसिबल, यानी एक ही संस्था के अंदर रह के, एक ही कंपनी के अंदर रहकर दोनों कार्य होते हैं। यानी पहले अकाउंट डिपार्टमेंट उस अकाउंटिंग के वर्क को कंप्लीट करता है, और उसके बाद में अकाउंटिंग का जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसी वर्क को इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है उसको चेक करता है, और दोनों ही उस कंसर्न के या उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं। और जब दोनों ही एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन ये सोचें कि वहाँ पे जो वर्क है इंटरनल ऑडिट का वो इंडिपेंडेंटली हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो प्रत्येक उसका जो इंटरनल रिलेशन है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर मेंटेन हो जाता है।
जब एक ही कंसर्न के अंदर, एक ही संस्था के अंदर काम करने वाले जब इम्प्लॉयज़ उसी वर्क को तो कर रहे हैं और उसी के जो इम्प्लॉयज़ है उसी वर्क को अगर चेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें इंडिपेंडेंट रहना संभव नहीं है, यानी मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे से संबंधित है, वो संस्था के होने के कारण या आपस में एक ही डिपार्टमेंट के होने के कारण, क्योंकि एक तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट और दूसरा भी उसी से रिलेटेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही होगी, यानी वो ऑडिट का काम कर रहा है। अकाउंट्स और ऑडिट दोनों एक जैसे से डिपार्टमेंट माने जाते हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो जो इंडिपेंडेंट वर्क है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑडिट की अपन ने जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर ये कहा था कि जो अपना ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, यानी ना तो उसमें किसी प्रकार का बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, ना ही उसके अंदर किसी प्रकार का ब्लड रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो एक ही जब कंसर्न के अंदर है तो उसकी कंसर्न से उन दोनों का ही इंटरेस्ट है और उन दोनों का ही उससे फायदा है। तो इस स्थिति के अंदर इंडिपेंडेंट वर्क है वो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी हद तक उसके अंदर इम्पॉसिबल हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर यूज ऑफ ऑडिटर स्टाफ इन अदर एक्टिविटीज, यानी जो इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है वो फुल टाइम सैलरीड पर्सन होते हैं, यानी वो उस कंसर्न के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको जो कंसर्न या कंपनी है वो फुल टाइम सैलरी देती है। अब मान लीजिए जो इंटरनल ऑडिट के लिए जो स्टाफ को अपॉइंट किया गया था, जिन एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे अपॉइंट किया गया था, उसके एम्प्लॉयज़ को कई बार जैसे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ होने की वजह से, यानी एम्प्लॉयज़ की कमी होने की वजह से उन एम्प्लॉयज़ को दूसरे वर्क के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है, दूसरे वर्क में लगा दिया जाता है। उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि उनको एक पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है वो बड़ा नहीं रहता है, क्योंकि अपने अपॉइंट तो किया इंटरनल ऑडिट के लिए, लेकिन अपने उसको वर्क जो दे रखा है वो इंटरनल ऑडिट के द्वारा संस्था से रिलेटेड अन्य वर्क है उन एम्प्लॉय से करवाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर अपनी माने कि इंटरनल ऑडिट है वो 100% उसके अंदर एक्यूरेसी आएगी, नो फ्रॉड और एरर उसके अंदर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उन एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर वर्क से हटा के दूसरे वर्क में लगा दिया। तो उसके अंदर अगर अपन एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग अगर वर्क प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर नॉर्मल से वो एक्सपीरियंस या एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो इंटरनल ऑडिट के लिए होनी ज़रूरी है। तो ये भी इसका एक डीमेरिट से बड़ा एक लिमिटेशन है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है जो इंटरनल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया उसको अदर वर्क्स के अंदर भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है इसके अंदर इंटरनल ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर द स्टाफ ऑफ ऑडिटर, यानी तो इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है मे है वाइस ओपिनियन अबाउट द एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस। ये देखो बड़ा पॉइंट अपना पहले भी वैसे आ चुका, लेकिन अपने नंबर ऑफ पॉइंट अगर अपने को इसमें इंक्रीज करने तो ये पॉइंट भी अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है वो भी उस कंसर्न का एम्प्लॉयज है, और जो अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई है तो वो भी उसी कंसर्न के है। अब मान लीजिए इंटरनल ऑडिटर है या उसका कोई स्टाफ है, यदि एम्प्लॉय से किसी प्रकार का बायस रखता है यानी पक्षपात रखता है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, या तो उसके फेवर के अंदर यानी उसके क्लोज रिलेशन है यानी उसके निकट संबंध है, तो क्या होगा, यदि अकाउंट से रिलेटेड किसी पर्सन ने अगर मान लीजिए कोई एरर वगैरह कर दिया तो जो इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, या उसके अंदर उल्टा भी हो सकता है, यानी उसके अंदर कोई मान लीजिए किसी प्रकार का द्वेष वगैरह है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है वो उस एम्प्लॉय की प्रत्येक माइनर जो एरर है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। तो उस स्थिति के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक मतभेद की स्थिति हो जाती है, यानी संस्था के अंदर जो एक मॉरल इन्वायरमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब दोनों ही प्रकार के एम्प्लॉयज़ एक ही वर्क को कर रहे हैं और एक का जब एरर दूसरे ने बार बार बता रहा है, तो वो उसके अंदर एक प्रकार से मतभेद हो जाता है। उसके अंदर वो यही सोचता है कि ये मेरी ही एरर वगैरह ढूंढने में लगा हुआ है, या दूसरा भी हो सकता है कि उसका एरर अगर कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो वो दूसरा उसका इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में यदि निकट संबंध है, तो ये भी एक स्थिति इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा बेटा अपने 5 पॉइंट तो ये हो गई, इसके अंदर अपने जब इंटरनल चेक के पॉइंट लिए थे लिमिटेशन के, वो पॉइंट इसमें अपन ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे एक डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है, यानी जो वर्क है वो बार बार उसका दोहराव होता है, वो पॉइंट आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की इसकी लिमिटेशन तो आएगी नहीं, या तो इंटरनल चेक की आएगी या इंटरनल ऑडिट की आएगी। यदि इंटरनल ऑडिट की अगर लिमिटेशन पूछता है तो अपने 5 पॉइंट तो ये लिए हैं। उसके अलावा बेटा डुप्लीकेसी यानी कार्य का दोहराव होता है। ऑडिटर बेटा केयरलेसनेस आ जाती है ऑडिटर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट जैसे अपने सिस्टम जो बिजनेस के अंदर डेवलप कर रखे हैं,
तो ऑडिटर कुछ रैंडमली ट्रांजैक्शन चेक करते, उसमें एरर नहीं मिला तो बाकी को ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि सारा काम एकदम फेयर ढंग से, अच्छे ढंग से उसको उचित प्रकार से चेक किया हुआ है। तो ये भी उसका एक पार्ट है, वो क्या हो जाता है, केयरलेस हो जाता है। इसके अंदर ये भी बताना है। इसके अलावा जैसे अपने एक और पॉइंट किया था कि जो ऑनर्स है वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, केयरलेसनेस पार्ट हो जाता है उनका भी। यानी जब इसने सोचता है कि जब ओनर यहाँ पे नहीं है, बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का सिस्टम डेवलप कर देता है। जब इंटरनल चेक और इंटरनल चेक ऑडिट का जो सिस्टम अगर बिजनेस में चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ओनर्स है ना, वो ये सोचते हैं कि जब उसके अंदर एरर नहीं आ रहे, हमारे एम्प्लॉय जब बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का फ्रॉड एरर अपने को देखने को नहीं मिलता, तो वो उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेसनेस आ जाता है उसके अंदर। तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हो आराम से। तो ये बड़ा आपका इंटरनल ऑडिट के लिमिटेशन के पॉइंट है। अब एक पॉइंट आपको अपनी बुक से बड़ा और क्लियर करना है, इसके अंदर और तैयार करना है। जैसे मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, इनके बारे में थोड़ा सा बढ़िया ढंग से अपना क्लियर हो गया है। इसके अंदर पहले अपने इंटरनल कंट्रोल को किया था, फिर इंटरनल चेक को, फिर इंटरनल ऑडिट को। कई बार क्या होता है कि जैसे इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का साथ में क्वेश्चन देने के लिए इनका डिफरेंस से रिलेटेड पॉइंट आ जाते हैं कि यानी आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपकी जो बुक्स आएगी इसके अंदर, जीएसटी की बुक के अंदर एक लास्ट अपना पार्ट है ऑडिट से रिलेटेड है, तो उस ऑडिट वाले पार्ट के अंदर ये आपको मिलेगा। तो आप उसके जो डिफरेंसेस है ना, वो आप इसके अंदर बढ़िया से तैयार करना, किस किस के बीच में, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के। तो आपको यहाँ पे अपने को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट बढ़िया ढंग से हो गया बड़ा। इसके अंदर इसको पढ़ सब देखना, समझना, अपनी नोटबुक में लिखना, उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कई बार आपका जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के बीच में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण, तो वो पॉइंट भी आप इसमें देखोगे। तो इसके दो अपने जो अंतर है, डिफरेंसेस है, वो देखने, एक तो इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक का, और सेकंड इसके अंदर आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी वैधानिक अंकेक्षण और इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण के बीच में। ये पॉइंट आप इसके अंदर बुक से क्लियर कर लेना इसमें। तो ये पॉइंट बड़ा अपना कंप्लीट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर अपना ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, उससे रिलेटेड बड़ा अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट।